Hello dear students, so this is fourth part of chapter 5 towards green energy। तो इससे पहले वाली वीडियो में मतलब पार्ट नंबर 3 में हमने क्या क्या देखा था, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो बेटा हमने पार्ट नंबर 3 में देखा था न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने उसी वीडियो में देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब यहाँ पर वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको यूज़ करके कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमने देखा था इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 ये तीनों वीडियोस आप देख लीजिए, तो आपको अभी वाली जो वीडियो है, ये वाली जो वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से वो वीडियो देख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में क्या क्या होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब क्या मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज मतलब हमारे जो ग्रीनर मेथड्स हैं, ऐसे तरीके जिससे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो उससे नेचर को कोई नुकसान नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसमें पहला जो मेथड हम देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके मतलब हवा के पास जो रफ्तार है, हवा के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बेटा बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत कम चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो देखो भाई क्या क्या रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो चाहिए विंड। विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो कोई भी तो हवा चलेगी नहीं, मंद मंद अगर हवा चल रही है तो उससे तो काम बनने वाला है नहीं। हमको चाहिए रफ्तार से चलने वाली हवा, है ना, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार होनी चाहिए हवा के पास। तो ऐसी हवा कहाँ मिलेगी? किराने की दुकान में मिलेगी क्या? नहीं भैया, किराने की दुकान पे तो नहीं मिलने वाली। तो कहाँ कहाँ से होगी? तो ऐसे जोग्राफिकल एरियाज देखने होंगे जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है, जैसे कि खुले मैदानी इलाके होते हैं, है ना, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है बहुत ज़्यादा, या फिर समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर जो है हवा काफ़ी तेज़ चलती है। तो ऐसे एरियाज़ में हम ये पावर प्लांट सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो भाई सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी आपकी विंड एनर्जी जो है, विंड जो चाहिए अच्छी खासी रफ्तार के साथ। देन उसके बाद क्या चाहिए हमको? एक विंड टरबाइन चाहिए, बड़े बड़े फिन्स। फिन्स मतलब जो पर होते हैं, फिन्स मतलब पर, तो जो पंखा होगा, एक तरह का बड़ा सा पंखा लगेगा, है ना, तो फिन्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? विंड टरबाइन। वो डायग्राम में दिखेगा आपको आगे क्या रहेगा। देन जनरेटर चाहिए, ऑब्वियसली विंड टरबाइन घूमेगा तो उससे कनेक्टेड एक जनरेटर रहेगा, जो जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होगी फिर अल्टीमेटली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा सेटअप यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब देखो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हवा के पास रफ्तार है, वेलोसिटी है, इसका मतलब हवा के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना। भाई कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी हवा किसको ट्रांसफर कर देगा? टरबाइन को ट्रांसफर कर देगा। तो किसमें टरबाइन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? टरबाइन में क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब टरबाइन घूमेगा उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो जनरेटर घूमेगा और उससे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगी आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दो ही तरह की एनर्जीज ट्रांसफर देखने को मिलती है, काइनेटिक एनर्जी इन विंड, देन काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाती है। अब इसके डायग्राम में देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो ये एक ब्लेड लगा हुआ है इस साइड से, इसको साइड व्यू बताया गया है। तो ये दो ब्लेड लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो इसका जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, ताकि जब हवा चले तो मैक्सिमम पुश जो है उसको मिल पाए, तो एरोडायनेमिकली इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। देन उसके आगे एक शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखो ये वाली एक शाफ्ट लगी हुई है। और उसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसको कहते हैं गियर बॉक्स। ठीक है, ये गियर बॉक्स यहाँ दिया हुआ है। तो ये गियर बॉक्स का क्या रोल है? अब देखो जब हवा चलेगी तो ये ब्लेड घूमेगा। अब हवा इतना भी तेज़ी से ब्लेड को नहीं घुमा पाएगी कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हवा जो है वो घुमा रही है 42 रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर मिनट कह लो। ठीक है, तो हवा एक मिनट में कितनी बार घुमाती है पंखे को? 42 टाइम्स अगर घुमाती है, 60 सेकेंड होते हैं, तो धीरे धीरे चल रहा है, 42 टाइम्स घुमा रहा है। अब 42 आरपीएम से हमारा जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है। उसको घुमाने के लिए, अब जनरेटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1000 आरपीएम के ऊपर चाहिए। ठीक है, 1000 आरपीएम से ज़्यादा रोटेशंस आपको चाहिए। तो वो रोटेशंस प्रोवाइड कैसे होगी? तो उसके लिए यहाँ पर ये डिवाइस लगाया गया है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या कर देता है? रोटेशंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक तरीके से क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा रोटेशंस। 42 को किस पे कन्वर्ट कर देगा? करीब करीब 1500 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, 1500 रोटेशन पर मिनट घूमेंगे, तो 1500 बार रॉड घूमेगा
और उससे क्या होगा, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसमें इतनी तेज़ी से घूमना है तो उसको स्मूथली घूमने के लिए क्या चाहिए, बेरिंग वगैरह चाहिए यहाँ पर। उसके बाद ये एक उसको पूरे फैन और पूरे सिस्टम को ऊपर टंगाए रखने के लिए या होल्ड करने के लिए सपोर्ट पिलर चाहिए होता है। तो अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, सिंपल सा मैकेनिज्म है। डायग्राम बहुत रेयर आती है बनाने के लिए, तो एक बार बस समझ में आ गया तो अपने मन से भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये विंड वाला जो कंसेप्ट है, विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, वो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है। अब थोड़ी चीज़ें और समझते हैं कि किस किस तरह के हम लोग विंड ब्लेड्स लगा सकते हैं, या विंड मिल बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विंड मिल बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये विंड मिल लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विंड मिल बोलेंगे। तो विंड मिल किस किस तरह के या कितनी साइज़ के विंड मिल होते हैं, तो मार्केट में कई अलग अलग साइज़ के या पावर से रिलेटेड ऐसे लिख सकते हैं भाई आप, अलग अलग पावर के हमको क्या मिलते हैं, विंड मिल्स अवेलेबल होते हैं। तो अब इनका अलग अलग डिफरेंस क्या है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है भाई इनके ब्लेड के साइज़ का। अब ब्लेड का साइज़ अलग अलग क्यों मिलता है, देखो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर भी आपको विंड मिल लगाना है, वहाँ पर हवा की रफ्तार कैसी है। अब सोचिए हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है और आपने लगा दिया बहुत बड़ा ब्लेड, तो घूमेगा क्या, वो नहीं घूमेगा भाई, उसको हवा हिला ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ हवा कैसी चल रही है। जिस भी जगह पे आपको ये एनर्जी प्लांट लगाना है, विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट लगाना है, तो वहाँ देखना पड़ेगा कि हवा की रफ्तार कैसी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक 3 तरह के होते हैं यहाँ पर। तो सबसे छोटा जो घरों में इस्तेमाल करने वाला होता है वो होता है 2 किलोवाट कैपेसिटी वाला, और इसके ब्लेड की जो डायमीटर होती है वो होती है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये घरों में इस्तेमाल करने वाला एक छोटा पावर वाला होता है। देन उसके बाद विंड फार्म जो बनाए जाते हैं, ये बड़े बड़े मैदानों में या खेतों में बनाए जाते हैं विंड फार्म। ठीक है, तो वहाँ पर ही कितने बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, 50 मीटर बड़े ब्लेड होते हैं, नहीं लंबाई में या डायमीटर में कहिए आप, तो 50 मीटर डायमीटर वाले क्या होते हैं यहाँ पर ब्लेड्स होते हैं। और इसकी जो पावर होती है वो होती है 2000 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट ये पावर का यूनिट है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्षमता इसकी होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। तो आप अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, E=P×T, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम आप इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कितने समय में। ठीक है, तो पावर से आप इससे निकाल सकते हो कि कौन सा वाला जो ब्लेड है अपने को कितनी एनर्जी बना के देगा। देन एक 100 मीटर लंबे ब्लेड अगर इस्तेमाल करें तो कितने पावर होते हैं इसके, 6000 से 7000 किलोवाट पावर वाला। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑफ सी शोर। ऑफ सी शोर मतलब समुद्र के किनारे। अब जैसे कि पता है कि भाई समुद्र के अंदर तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग तो बनी हुई नहीं है, तो वहाँ उसको हवा को ब्लॉक करने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स रास्ते में नहीं है। तो समुद्र के पास से जो हवा आती है, मतलब समुद्र के किनारे के तरफ, वो बहुत तेज़ होती है। तो इतनी तेज़ हवा का इस्तेमाल अगर हम चाहें तो कर सकते हैं बड़े बड़े ब्लेड्स को घुमाने के लिए। तो समुद्र के किनारे जो ब्लेड लगाए जाते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उससे ज़्यादा पावर जनरेट की जा सकती है। अब जैसे कि आपने देखा कि भाई यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का फ्यूल नहीं बर्न हो रहा है, कंबशन नहीं हो रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये मेथड होती है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मीन्स फ़ायदे या नुकसान क्या है। तो इसके एडवांटेजेस, तो पहले बात तो देखो भाई, नो पोल्यूशन, कोई भी बिल्कुल कंप्लीटली इको फ्रेंडली मेथड है, किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नो हार्म टू एनी नेचुरल रिसोर्सेज, भाई कोयला नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई नेचुरल रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज को कोई नुकसान पहुंच रहा है, ना ही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी जो पीने का पानी है वो भी यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा। देन मोर एनर्जी कैन बी जनरेटेड विद मोर इफिशिएंसी, ज़्यादा एनर्जी बना सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे बनाई जा सकती है। लेस मेंटेनेंस कॉस्टिंग, तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है, इसको मेंटेन करने के लिए जो सर्विसिंग वगैरह करवानी होती है, या कभी पार्ट्स वगैरह ख़राब हो गए, इसके इक्विपमेंट ख़राब हो गए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हो गए। अब देखते हैं थोड़े से नुकसान क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस वेयर विंड इज सफिशिएंटली फास्ट, तो जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि अगर आपको ये पावर प्लांट लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाना होगा जहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी अच्छी खासी हो, है ना, कहीं पे भी नहीं लगा सकते। तो जोग्राफिकली उसको स्टडी करना पड़ेगा कि ये कहाँ लगाया जाए, भाई वहाँ पर हवा अच्छी होनी चाहिए ना।
देन लार्ज ओपन स्पेस और फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब बड़ी एकदम ओपन स्पेस चाहिए इसको लगाने के लिए। अब ओपन स्पेस क्यों चाहिए, देखो अब मान लो कि भाई दो बिल्डिंग है, ऐसे दो बिल्डिंग है मान लो, ठीक है। अब आपने लगा दिया यहाँ पे विंड मिल, ये विंड मिल लगा दिया आपने। अब मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो डोंट माइंड, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। मान लो कि हवा यहाँ से आ रही है तो इस बिल्डिंग ने ब्लॉक कर ली, इस साइड वाली हवा को इस बिल्डिंग ने ब्लॉक कर रखा है, इस साइड वाली हवा को इस बिल्डिंग ने ब्लॉक कर रखा है। और मान लो दूसरी साइड से भी, इधर से भी बिल्डिंग है और इस वाले साइड से भी बिल्डिंग है। अब ऐसे में हवा हर तरफ से ब्लॉक्ड है तो विंड मिल घूमेगा क्या, फालतू का खर्चा हो जाएगा ना, विंड मिल घूमेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, ओपन स्पेस चाहिए, खुली जगह चाहिए। दो चार बिल्डिंग्स के बीच में नहीं लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ओपन स्पेस चाहिए। देन डज नॉट वर्क्स एट लो लाइंग एरियाज। लो लाइंग एरियाज मतलब भाई जो एरियाज गड्ढे में है, जैसे दिल्ली जो है वो दिल्ली गड्ढे में है, या फिर कुछ कुछ ऐसे जोग्राफिकल एरियाज होते हैं जो निचले हिस्से में होते हैं। निचले हिस्से में मतलब जोग्राफी अगर पढ़ा होगा आपने कभी, तो एक होता है प्लेटू रीजन। प्लेटू मतलब बिल्कुल नॉर्मल अर्थ के लेवल पे है, लेकिन कुछ रीजन्स, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो गड्ढे में होते हैं, नीचे के साइड होते हैं, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर कोई शहर बसा हुआ है जो नीचे के साइड है। अब हवा आएगी तो यहाँ ऊपर ऊपर चलेगी, इस गड्ढे के अंदर तो ऐसे हवा जाएगी नहीं, है ना। हालांकि हवा कहीं भी जा सकती है लेकिन उतनी रफ्तार से नीचे नहीं जाएगी ना। तो भाई ये नीचे हवा जाएगी नहीं तो नीचे विंड मिल लगा के कोई फ़ायदा है क्या। तो लो लाइंग एरियाज में काम नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट वर्क्स इन द लो लाइंग एरियाज। कॉजेज चेंजेस इन द वाटर साइकिल एंड विंड साइकिल। वाटर साइकिल आपने बचपन में पढ़ा था, है ना। बारिश कैसे होती है, समुद्र से पानी जो है वो बाँफ बन के बादल बन जाते हैं, फिर थोड़े समय के बाद बारिश होती है तो पूरा चक्कर चलता है। तो वाटर साइकिल है, विंड साइकिल है। तो इसको कैसे डिस्टर्ब करेगा, अगर हम ये पावर प्लांट लगाते हैं, विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट लगाते हैं, तो इससे वाटर साइकिल और विंड साइकिल कैसे क्या डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो भाई, इसके लिए अपने को थोड़ा सा मौसम विज्ञान मतलब क्लाइमेट के बारे में समझना होगा कि भारत में बारिश कैसे होती है। भारत में समझते हैं वैसे तो हर इलाके में कोई ना कोई एक यहाँ पे मॉडल होता ही है। अब मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, कुछ कुछ लग रहा है, नहीं भी लग रहा है तो माफ़ करिए। तो मान अपने को ऐसा माना जाता है कि ये इधर हिमालय है, ठीक है। तो माना ऐसा जाता है कि जो इंडिया में मानसून आता है वो इस साइड से आता है, ये वाले समुद्र से आता है। कौन सा सी है ये, अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी से जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर बादलों को लेके आती हैं इस साइड। अब जब ये बादल आगे जाके हिमालय से टकराते हैं तो ये टकरा के वापस आएंगे और बारिश शुरू होगी, यहाँ पे मानसून की शुरुआत होती है। तो ये बादल जो हैं इस यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हैं भाई, हवा की मदद से जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने बिना सोचे समझे क्या कर दिया, यहाँ पे कहीं पे एक विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, इस वाली जगह पे महाराष्ट्र में, या फिर ये गुजरात के आसपास कहीं पर समुद्र के किनारे बहुत बड़ा विंड फार्म बना दिया। अब क्या होगा, ये जो हवा है ये यहीं ब्लॉक हो जाएगी। हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको सोख लेंगे आप, है ना। तो ये हवा जो है बादलों को ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएगी। तो क्या होगा इससे, यहाँ पर आगे जाके ये बादल टकराएंगे नहीं, तो ये वाले एरिया में मानसून ना आते हुए मानसून जल्दी आ जाएगा। और वो कहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ से इधर नीचे आएगा। तो ऊपर वाला उत्तर भारत में मानसून आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे मानसून साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। पूरा रेनी सीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है। उसके अलावा विंड साइकिल, तो इससे सिर्फ मानसून नहीं है, हवा की जो रफ्तार है इससे रिलेटेड सिर्फ मानसून ही एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। या विंड जो है ये सिर्फ मानसून को ही अफेक्ट नहीं करता है, कई सारे और क्लाइमेटिक चीज़ें हैं जिनको ये हवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो उससे कई सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कभी कभी पूछते हैं 2 मार्क के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसको पॉज करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके काम आ जाएंगे ये शॉर्ट पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी का इस्तेमाल, सोलार मतलब सनलाइट, सन के पास जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जैसे कि हमको पता है कि सन से जो है 2 तरह की एनर्जी मिलती है, एक है लाइट एनर्जी और दूसरी है हीट एनर्जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 तरह के पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अब इसी बेसिस पर वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग तरहों से मिलती है। पहला तो फोटोवोल्टाइक सेल है जो कि लाइट एनर्जी के बेस पर ये हमको
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। और यहाँ पर दूसरा है आपका सोलार थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, मतलब थर्मल मतलब यहाँ पर सन की जो हीट एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दूसरा वाला जो है वो हीट एनर्जी के लिए है। एक एक करके समझते हैं। सोलार फोटोवोल्टाइक सेल ये क्या चीज़ होती है। इन दिस मेथड सोलार फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें क्या होने वाला है भाई, सिंपल सी बात है कि सन की जो लाइट एनर्जी है उसको डायरेक्टली, अब वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है। लाइट एनर्जी जो होती है हमने पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सोख कर सोलार पैनल्स की मदद से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर तो सोलार पैनल जो इस्तेमाल करेंगे, अब ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सोलार फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। मतलब लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, सोलार फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ये जो सोलार सेल्स होते हैं, अब ये सोलार सेल मतलब एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब सेल मतलब जो आपके फ़ोन में अपना जो रिमोट होता है टीवी का, उसके अंदर जो सेल पड़ते हैं वो सेल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर हम यहाँ पर जो सेल बात कर रहे हैं, सोलार पैनल के ऊपर छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस आपको देखे होंगे, उनको कंपार्टमेंट्स कह सकते हो, तो वो सेल की बात हो रही है, तो उनको सोलार सेल कहा जाता है। तो ये जो सोलार सेल हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किससे बने होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल उसमें होता है, इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जैसे कि सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो ताइवान जो है, ताइवान जो चाइना के नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है, वो ताइवान जो है सिलिकॉन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो सिलिकॉन यहाँ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो सोलार पैनल में एक जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है सिलिकॉन, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और उस मटेरियल की खासियत ये होती है कि वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। अ सिलिकॉन सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का अगर हम सिलिकॉन सेल लें तो कितना करंट प्रोड्यूस करता है, 30 मिली एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है, और 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सोलार सेल चाहिए, मतलब सोलार पैनल चाहिए। अब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको ट्रांसफर करेंगे, बैटरी में स्टोर करेंगे। फिर अब इसमें एक बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है, डीसी। आपको पता होगा करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट से हमारे अप्लायंसेस चलते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट को आप लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का ये फायदा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको आप ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हो, दूर दूर तक ये ट्रांसफ़र हो सकता है वायर्स की, केबल्स की मदद से। तो अब डीसी करंट बन गया, अब इसको पहुंचाना है। अब मान लो कि भाई दिल्ली में है कहीं पर पावर प्लांट, और उसको कहीं वहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर पहुंचाना है, तो वहाँ तक डीसी करंट तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए एक स्पेशल हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जो डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन द एसी करंट पावर, ठीक है, एसी पावर के ऊपर वर्क करेंगे, तो उसको फिर हम लोग घरों में भेज देते हैं, जो कि एसी करंट अपने घर पे जो जनरली है वो एसी करंट पे काम करते हैं इक्विपमेंट्स, तो उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें लगेगी, सोलार एनर्जी सेल मतलब सोलार पैनल लगेगा अपने को, देन बैटरी लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, और अल्टीमेटली ट्रांसफ़र कर देंगे आप उसको। ठीक है, तो ये 4 पूरा सेटअप में देखोगे। आप भी देखिए आगे कैसे सेटअप में देखेगा, ये सारी चीज़ें कैसे दिखेगी आपको आगे सेटअप में। देखो ये पूरा सेटअप दिया हुआ है, एक सोलार फोटोवोल्टाइक स्टेशन मतलब एक पूरा का पूरा एक ऐसा बहुत बड़ा पावर हाउस है, प्लांट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है विद द हेल्प ऑफ सोलार पैनल एंड सोलार एनर्जी। ठीक है, तो ये जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है सोलार पैनल्स पे। सोलार पैनल्स के पीछे लगे होते हैं वायर्स, और वो डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, लाइट एनर्जी को सोलार पैनल। फिर लाइट एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वायर्स की मदद से इधर आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर कहिए, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर एक ही चीज़ है जो करंट को, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करेगा। फिर ये पावर ग्रिड की मदद से इसको आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत बढ़िया सा। अब इसको सोलार अरे किसको कहते हैं, अरे या एरे इसको बोलेंगे कि भाई कई सारे सोलार पैनल को जब आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिकली, और उनसे मिलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर फाइनली
एक कॉमन पैसेज में से भेजा जाएगा और उसको स्टोर करके आगे भेजा जाएगा। तो ये सब सिस्टम पूरा कनेक्टेड है आपस में। तो ये पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, सोलार एरे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई सोलार थर्मल मतलब सन की जो हीट एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया सा सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो, सबसे पहले तो चाहिए कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग सनलाइट। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया था आपने, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग पेपर को जलाते हैं। तो वो होता क्या है एक्चुअली, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम क्या करते हैं, सनलाइट को एक जगह पे पूरा फोकस करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। उससे क्या हो जाती है, वो जगह गर्म हो जाती है और उससे पेपर जल जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे। तो सन की जो लाइट है उसमें जो हीट एनर्जी है उसको क्या करेंगे, एक जगह पे जमा करते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ये कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जो डिवाइस लगता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटर्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करिए, एक जगह पे जमा करिए। अब उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिरर्स। रिफ्लेक्शन फिनोमिना का इस्तेमाल करके, मिरर्स का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे और एक ही सिंगल पॉइंट पे उसको फोकस करेंगे। उससे वो सिंगल पॉइंट जो है वो गर्म होने लगेगा और उससे हम आगे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे ये देखते हैं। अब भाई कॉन्सेंट्रेटर तो बना लिए, उससे लाइट एनर्जी को या फिर जो हीट एनर्जी है उसको हमने एक जगह पे फोकस करवाया। अब कहाँ फोकस करवाया, एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। तो जिस सनलाइट को आपने कॉन्सेंट्रेट करवाया है, एक ही जगह पे फोकस करवाया है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल तो चाहिए ना। तो उसके आगे क्या चाहिए अपने को, एब्जॉर्बर। तो कॉन्सेंट्रेटर के बाद मिलेगा एब्जॉर्बर। अब वो एब्जॉर्बर क्या होगा, वो होगा आपका वाटर। यहाँ पे जो एब्जॉर्बर हम यूज़ कर रहे हैं वो है वाटर। तो पानी अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो क्या वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वही सेम प्रिंसिपल जो हमने थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट में किया था, वाटर को बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट किया। अब इससे क्या चलेगा आगे, स्टीम टरबाइन चलेगा। अब स्टीम टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर कनेक्टेड है, फिर इससे क्या बनेगी, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। तो ये पूरा इसका फ्लो चार्ट बताया गया है कि एक सोलार थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। अब देखो डायग्राम में समझो थोड़ा सा। अब ये है आपकी जो ये जो शीट लगी हुई है ना यहाँ पे, ये ग्रे कलर की, एक सेकेंड देखो, ये जो ग्रे कलर की शीट लगी हुई है, ठीक है, ये दिख रही है। तो ये जो ग्रे कलर की शीट है, ये इसके ऊपर मिरर लगे हुए हैं। अब ये मिरर्स क्या कर रहे हैं, जो भी सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है इसको रिफ्लेक्ट करके इस पाइपलाइन के ऊपर भेज रहे हैं। तो ये जो आपके ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके मिरर्स हैं। अब मिरर्स क्या करेंगे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और उसको किस पे भेजेंगे, इस पाइपलाइन के ऊपर। ये देखो, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन, ठीक है। अब इस पाइपलाइन में क्या चल रहा है, पानी चल रहा है। अब पूरा शुरू से समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। देखो, अब यहाँ से एक टैंक है, ठीक है, इस कंडेंसर में पानी है, इससे पंप लगा के क्या कर दिया जाएगा, पानी को इस पाइप में भेजा जाएगा और यहाँ से आगे ये पाइप जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब इसमें पानी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सोलार पैनल नहीं है एक्चुअली, ये कॉन्सेंट्रेटर है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटर है ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये कॉन्सेंट्रेटर क्या करेगा, सनलाइट को फोकस करेगा इस पाइपलाइन के ऊपर और इस पाइपलाइन में क्या है, पानी गर्म होगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये पानी क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। देखो आगे, देखो यहाँ पर इसको दो बताए गए हैं। एक तो यहाँ शुरुआत में ये नीला नीला दिख रहा है, फिर आगे लाल दिख रहा है ना। तो फिर लाल मतलब क्या है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से जो स्टीम है उसको आगे भेजा जाएगा। यहाँ पे देखो, ये स्टीम आगे जा रही है ना। फिर आगे स्टीम टरबाइन है यहाँ पर, ये आपका स्टीम टरबाइन, उसको लगा हुआ है जनरेटर से बनेगी इलेक्ट्रिसिटी और फिर इलेक्ट्रिसिटी को पावर ग्रिड की मदद से आपके घर में भेजा जाएगा। अब स्टीम जो टरबाइन को घुमा देगी तो उसको वापस से भेजेंगे कूलिंग टावर में, ठंडा करके वापस कंडेंस करके पानी में कन्वर्ट करेंगे और उस पानी को वापस पंप करके फिर से पाइपलाइन में भेज देंगे। तो बन गई ना भाई इलेक्ट्रिसिटी। हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या किया हमने, सन की हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। तो ये था आपका सोलार थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं क्या। हाँ भाई, तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। एडवांटेजेस में भाई सबसे पहले कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली इको फ्रेंडली मेथड है, कोई नुकसान नहीं है।
किसी तरह से कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, है ना भाई। ना कोयला इस्तेमाल हुआ, अब सनलाइट के बाद सन के पास तो अल्टीमेट एनर्जी है ना, और वो तो नेचुरली हमको दे रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम जबरदस्ती उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सन को, वो तो आ ही रही है लाइट, है ना। नहीं हम यूज़ करेंगे तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का तो कोई एक्सप्लॉइटेशन हो ही नहीं रहा। देन मोर एनर्जी कैन बी जनरेटेड विद मोर इफिशियंसी, भाई बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हो आप, स्पीड भी अच्छी खासी रहेगी, है ना। ज़्यादा इफिशियंसी मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हो। तो ये फ्यूचर की एनर्जी मानी जाएगी। अभी आने वाले समय में लगभग हम लोग इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में सोलार एनर्जी का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। कई जगहों पे तो कई कंट्रीज़ में इसी तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, अब डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो क्या है इसके, तो सबसे पहले तो ये कॉस्टली मेथड होती है, क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट है, मतलब जो सोलार पैनल लगता है या फिर जो कॉन्सनट्रेटर्स वगैरह इसके होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं ना। तो सेटअप जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली सेटअप होता है, तो इसके लिए महंगा पड़ता है। तो एक सोलार पैनल अगर आप लेने जाते हो तो आज के समय 1.5 लाख से 2 लाख तक की कीमत है एक सोलार पैनल की। हालांकि बाद में उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा आपको, लेकिन शुरुआत में तो काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। तो एक ये डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली मेथड है, शुरुआत में महंगा पड़ता है, फिर बाद में वो रिकवर हो जाता है। इट कैन फंक्शन ओनली इन डे टाइम, मतलब दिन के समय ही काम करता है। तो सोलार पैनल भी आपने देखे होंगे, 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू वाला सोलार पैनल और एक होता है ब्लैक वाला। तो जो ब्लू वाला सोलार पैनल होता है वो सिर्फ दिन में ही काम करता है, मतलब दिन के समय ही वो क्या कर सकता है, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में, अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, रात के समय नहीं। लेकिन जो ब्लैक वाला होता है वो रात के समय भी थोड़ी बहुत जहाँ से भी उसको लाइट एनर्जी मिले उससे वो उसको हीट एनर्जी, अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक ये ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं कि अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तब कैसे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो पूरी तरीके से डिपेंडेबल नहीं है, सनलाइट नहीं रही किसी दिन तो क्या करेंगे। उसके लिए भी कुछ स्मार्ट वेज हैं कि उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। देन एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या हो जाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। भाई बारिश के समय बादल वगैरह होते हैं तो उतना ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। देन लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक बड़े शहर को अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए बहुत सारे सोलार पैनल लगाने पड़ेंगे। अब सोलार पैनल ऐसे तो नहीं है कि भाई एक के ऊपर एक लगा देंगे, ऐसे ही एक सोलार पैनल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एक बिल्डिंग लगा दो पूरी सोलार पैनल की, नहीं ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। सोलार पैनल आपको पूरे ऐसे बिछाने पड़ेंगे ज़मीन पे, मतलब ताकि सबके ऊपर क्या हो, सनलाइट गिर पाए। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ये कवर करेगा, बहुत सारी स्पेस चाहिए। बड़े लेवल पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो बहुत सारी स्पेस यहाँ पर चाहिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। हालांकि देखा जाए तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, आने वाले समय में हम लोग जो भी डिसएडवांटेजेस हैं इसको भी ओवरकम कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक एक मेथोडोलॉजी होने वाली है। तो इसके ऊपर कई ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।